वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम लोग आरआरबी के एग्जामिनेशन जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसमें जो पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के सेक्शन से, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए ये एक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, ये सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 8 पर्सन्स ABCDEFGH आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। तो टेबल का शेप हमें गिवन है इस बार स्क्वायर, तो हम एक स्क्वायर टेबल बना लेते हैं। वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच एक पर्सन बैठा है, तो ए से सी की पोजीशन विल बी सेकंड। तो चूंकि ए और सी के बीच एक पर्सन है, पर्सन टू पोजीशन कन्वर्ट कर लेते हैं +1 करके। नंबर ऑफ पर्सन +1 बिकम्स पोजीशन। नाउ ई सेट्स ऑपोजिट टू एफ। तो ई एफ के ऑपोजिट है, मतलब हम ये कह सकते हैं ई और एफ आमने सामने होंगे। ई और एफ आमने सामने होंगे, ठीक है। Next, who is not an immediate neighbor of G? Means F is not an immediate neighbor of G, यानी F से फर्स्ट प्लेस पर G नहीं होगा। F के फर्स्ट प्लेस पर G नहीं होगा। So next information is C is not an immediate neighbor of G. C is not an immediate neighbor of G. C जो है वो G का नेबर नहीं है, यानी C से भी फर्स्ट प्लेस पर G नहीं होगा। C और G भी एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे। नेक्स्ट, D सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ F। F के राइट साइड सेकेंड प्लेस पर D होगा, तो ये हमने नोट कर लिया, F और राइट साइड सेकेंड प्लेस पर D। तो F के राइट साइड सेकेंड प्लेस पर D। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, B सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के सेकेंड लेफ्ट में B है, अगेन इसे यहां नोट कर लेना, H और इसके सेकेंड लेफ्ट में हमने लिख लिया B को, तो H के सेकेंड लेफ्ट में B। नेक्स्ट, 4 ऑफ देम सिट एट ईच कॉर्नर फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर। तो 4 जो हैं वो कॉर्नर्स पर बैठे हैं, और जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं इनकी फेसिंग ऑपोजिट टू द सेंटर है, यानी आउटसाइड है हम कह सकते हैं, ठीक है। एंड 4 ऑफ देम सिट एट मिडिल ऑफ द ईच साइड फेसिंग सेंटर। और जो 4 साइड में बैठे हैं, साइड के मिडिल सीट पर, मिडिल प्लेस पर, इनकी फेसिंग सेंटर की ओर। तो कॉर्नर वालों की फेसिंग आउटसाइड और सेंटर, और मिडिल में जो बैठे हैं साइड के, उनकी फेसिंग सेंटर। नेक्स्ट, ए सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। ओके, ये बता दिया गया G के थर्ड राइट में A होगा, तो हमने यहां नोट कर लिया G, और G के थर्ड राइट में A को नोट कर लिया। तो G के थर्ड राइट में A है। हु सेट्स एट वन ऑफ द मिडल ऑफ द साइड, यानी G के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया गया, G साइड की मिडिल सीट पर होगा। तो ये हमारी मिडिल सीट है, इस मिडिल सीट पर एक जगह हमने G को प्लेस कर लिया। अब देखिए G की फेसिंग सेंटर है, और G के थर्ड राइट में हम प्लेस कर लेंगे A को। तो G का थर्ड राइट, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी यहां कॉर्नर वाली सीट पर रख लिया किसे, A को। अब देखिए A से सेकेंड प्लेस पर C है, लेकिन ये मेंशन नहीं राइट साइड है या लेफ्ट साइड, तो हमें दोनों साइड चेक करना होगा। ए के राइट साइड भी चेक करेंगे और ए के लेफ्ट साइड भी चेक करेंगे। अगर ए के राइट साइड सेकंड प्लेस पर आए तो सी के लिए ये सीट आ रही है, ठीक है। अब यहां से देखिए, तो सिंस सी और जी एक दूसरे के नेबर नहीं हो सकते, इसका मतलब हम सी को यहां प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहां प्लेस करने से सी और जी नेबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये केस तो पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी साइड सेकेंड प्लेस पर सी को रख लेंगे, तो सी बेटा यहां आ जाएगा, सी को हमने प्लेस कर लिया। तो GAC इन्हें हमने प्लेस कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि E और F एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब चूंकि E और F एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो इन्हें पुट करने के लिए हमारे पास आमने सामने की सीटें खाली होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, इन सीटों पर नहीं रख सकते क्योंकि एक पर G आ गया, ठीक है। ये 2 सीट आमने सामने की पॉसिबल नहीं क्योंकि एक पर C है, और ये 2 सीट भी आमने सामने की पॉसिबल नहीं क्योंकि एक पर A है। यानी अगर E और F को आमने सामने बिठाना हो
तो इसके लिए फिलहाल एक ही सीट पॉसिबल है, दैट इज ई को अगर हम यहां रख लें और एफ को यहां रख लें, ठीक है। और ऐसे भी बोला गया एफ इज नॉट द नेबर ऑफ जी, एफ जी का नेबर नहीं है, तो एफ और जी एक दूसरे के नेबर भी नहीं होंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए एक इंफॉर्मेशन ये मिली एफ से रिलेटेड कि एफ के सेकंड राइट में डी को आ जाना चाहिए, एफ के सेकंड राइट में डी को आ जाना चाहिए। अगर हम एफ को यहां प्लेस करते हैं तो एफ का सेकंड राइट ये सीट होगा और यहां हम डी को प्लेस नहीं कर सकते, इसका मतलब हम बेटा एफ को यहां नहीं रख सकते, यानी यहां कंफर्म अब ई आ जाएगा, क्योंकि एफ के सेकंड राइट में डी पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से एफ को यहां नहीं रख सकते, यहां ई आ जाएगा। और अगर ई यहां आ गया तो इस सीट पर डेफिनेटली एफ आ जाएगा और एफ के सेकंड राइट में डी को रख लेना है, तो एफ और एफ का सेकंड राइट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, यहां रख लेंगे डी को, ठीक है। अब देखिए बचे एच और एच के सेकंड लेफ्ट में बी। अब देखिए एच को यहां रख ले, एच की फेसिंग आउटसाइड है तो लेफ्ट चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज और एच के सेकंड लेफ्ट में रख लेंगे बी को। तो देखिए ये था हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का पहला क्वेश्चन आपके आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और पीओ के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस दिए गए थे ऑफिसर स्केल 1 में, उससे। चलिए इसी तरह बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। इस पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, आप काफी आसानी से जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह भी सिटिंग अरेंजमेंट से है, यह लीनियर अरेंजमेंट का है। और यह कंडीशन है सिंगल रो मल्टीपल फेसिंग से। तो चलिए जरा देखते हैं यहां क्वेश्चन क्या है। 8 persons P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting in a row having equal distance between them. Some of them are facing north while some are facing south. तो हमें बताया गया एक रो है और इस एक रो में 8 जने बैठे हैं। लेट्स से हमने ये एक रो बना लिया और 8 सीटें 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सीटें हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब हमें यह ध्यान रखना है कि नॉर्थ फेसिंग का राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट सेम होता है और साउथ फेसिंग का राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट ऑपोजिट होता है। U इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। तो W के इमीडिएट लेफ्ट में U है, ये नोट करते हुए चलते हैं। W के इमीडिएट लेफ्ट में U है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है Who is not the neighbor of P? It means W is not the neighbor of P. तो W से फर्स्ट प्लेस पर P पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन V सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ R। ओके, R के राइट साइड सेकेंड प्लेस पर V आ जाएगा। R के राइट साइड सेकेंड प्लेस पर V। इमीडिएट नेबर्स ऑफ S फेस सेम डायरेक्शन। तो S के जो नेबर्स हैं उनकी फेसिंग सेम है, तो सेम फेसिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, SF लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो S के जो भी 2 नेबर्स हैं इनकी फेसिंग आपस में सेम होगी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, S फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ W। ओके, S और W की फेसिंग आपस में ऑपोजिट होगी। मैं यहां लिख दे रहा हूं कि S और W इनकी फेसिंग एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट फेसिंग। तो सेम फेसिंग के लिए SF, ऑपोजिट फेसिंग के लिए OF मैं लिख रहा हूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, इमीडिएट नेबर्स ऑफ R फेस ऑपोजिट डायरेक्शंस। ओके, R के जो नेबर्स होंगे इनकी फेसिंग एक दूसरे के ऑपोजिट होगी, तो आप ऑपोजिट फेसिंग के लिए OF लिख लें। तो R के जो नेबर्स हैं इनकी फेसिंग ऑपोजिट होगी। नेक्स्ट, T फेसेस नॉर्थ। अच्छा, T की फेसिंग हमें मेंशन्ड है नॉर्थ। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, T की फेसिंग नॉर्थ बताने के लिए हम लोग ऊपर की ओर का एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ऊपर का एरो नॉर्थ फेसिंग, नीचे की ओर एरो साउथ फेसिंग, ठीक। नेक्स्ट, Q सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। ओके, P के लेफ्ट साइड थर्ड सीट पर Q है, तो Q sits third to the left of P, who sits at one of the extreme ends।
मीन्स हु का मतलब P को किसी एक एंड पर बिठाना है, ये फिक्स हो गया। तो P किसी एक एंड पर होगा और उसके थर्ड लेफ्ट में Q होगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? S सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के सेकेंड लेफ्ट में S है, तो Q के सेकेंड लेफ्ट में S को रखना है, ठीक है। एंड S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, ओके। P और S एक दूसरे के नेबर नहीं है, यानी आप कह सकते हैं P से फर्स्ट प्लेस पर S नहीं, या आप यहां भी लिख सकते हैं S से फर्स्ट प्लेस पर P नहीं। V फेसेस द सेम डायरेक्शन एज W, तो V और W की फेसिंग सेम है, मैं यहां लिख दे रहा हूं V और W दोनों की फेसिंग सेम होगी, तो S की फेसिंग दोनों के ऑपोजिट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, देयर 3 पर्सन्स आर सिट बिटवीन U एंड R, तो ओके U और R के बीच 3 पर्सन है, तो हम ये लिख सकते हैं U से R की पोजीशन विल बी फोर्थ, U से R की पोजीशन विल बी फोर्थ। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कहां से करेंगे, तो जाहिर सी बात है, देखो हमें P के बारे में पता है, P किसी एंड पर बैठा है, हमारी रो में 2 एंड है ना, तो P की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो P इस एंड पर बैठा हो या तो इस एंड पर बैठा हो। हम क्या करते हैं, हम दोनों काम एक साथ करके चलते हैं, P की दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। केस नंबर 1, P को अगर यहां रखा जाए तो क्या होगा, और केस नंबर 2, P को अगर हम यहां रखें तो क्या होगा, ठीक है। अब बताया गया P के थर्ड लेफ्ट में Q को रखना है। अब P का लेफ्ट तो अब हमें इस साइड ही चलना होगा, तभी, क्योंकि इस साइड ही सीट है, तो अगर P का लेफ्ट हम इधर चल रहे हैं, यानी उल्टा चल रहे हैं, उल्टा तभी पॉसिबल है जब हम P की फेसिंग साउथ लेंगे, तो P की फेसिंग यहां साउथ लेनी होगी और इसके फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में Q को रखना होगा। और नीचे वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो तो P की फेसिंग नॉर्थ लेनी होगी और फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में Q को रखना होगा, ठीक है। 2 कंडीशंस, दोनों को एक साथ मैं दिखा रहा हूं। अब देखिए Q के सेकेंड लेफ्ट में S को आना चाहिए और S और P को नेबर नहीं होना चाहिए, तो अब चूंकि P यहां है, यानी इसके अकॉर्डिंग S यहां नहीं आ सकता, और P अगर यहां है तो इसके अकॉर्डिंग P और S नेबर नहीं हो सकते। अब देखिए Q की फेसिंग के बारे में आइडिया नहीं है, 2 पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, या तो Q की फेसिंग नॉर्थ होगी या साउथ होगी। अगर Q की फेसिंग नॉर्थ लेंगे तो सेकंड लेफ्ट में S ये सीट आ जाएगी और इस सीट पर S पॉसिबल नहीं, यानी इस कंडीशन में हम Q की फेसिंग नॉर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि Q के सेकंड लेफ्ट वाली सीट जो है यहां पर S को प्लेस नहीं कर सकते। दैट्स वाई हम Q की फेसिंग यहां साउथ ले लेंगे और सेकंड लेफ्ट में रख लेंगे S को। उसी तरह यहां अगर हम बात करें तो Q के सेकंड लेफ्ट में S को रखना है, Q की फेसिंग गिवन नहीं है, Q की फेसिंग नॉर्थ लें तो फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में S को रख सकते हैं, और Q की फेसिंग साउथ लेते तो सेकंड लेफ्ट ये वाली सीट आती और यहां पर S पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग Q की फेसिंग नॉर्थ आ जाती, ठीक है। हमने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को प्लेस कर लिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी सारी जानकारियों को प्लेस करते हैं। देखिए एक जानकारी हमें यह मिली है कि R से U की पोजीशन फोर्थ होनी चाहिए, R से U की पोजीशन फोर्थ होनी चाहिए, तो R और U को प्लेस करना होगा फोर्थ प्लेस पर, तो आपको यह देखना होगा चौथी सीट खाली होनी चाहिए। जैसे अगर आप R को यहां से देखते हैं, इन 3 सीट पर तो आ गया PQS, R को यहां रखे तो फोर्थ सीट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ खाली नहीं है, R को यहां रखे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ U खाली है, और इसके आगे अगर R को रखेंगे तो चौथी सीट वेकेंट नहीं है। यानी अब यह तो कंफर्म हो गया है कि R और U में से कोई एक इस सीट पर होगा और दूसरा इस सीट पर होगा, लेफ्ट राइट मेंशन्ड नहीं है, इस वजह से इनको अभी हम कंफर्म, इनकी सीट कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इन 2 सीटों पर R और U में से एक कोई आना है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए U के फर्स्ट सीट पर W आना चाहिए और W और P भी नेबर नहीं होने चाहिए, तो अगर U से फर्स्ट प्लेस पर W, अच्छा नीचे वाली रो में भी पहले R U को बता दे रहा हूं, R U कहां कहां आ सकते हैं, तो देखिए R को यहां रखे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ U नहीं आ सकता, लेकिन R और U में से एक को यहां रखें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यहां आ सकते हैं R U, और R और U को अगर यहां रखें तो चौथी सीट वेकेंट नहीं है, ठीक है, यानी और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो R और U हमने दोनों रो में सेट कर लिया। अब देखा हमने U के इमीडिएट में W को रखना है और W और P भी नेबर नहीं होने चाहिए।
अब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चूंकि P यहां है तो इस सीट पर W नहीं आ सकता। अब W यहां नहीं रख सकते तो W के नेबरिंग पर U आना चाहिए था। अब हम ये कह सकते हैं U यहां नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर U को रखेंगे तो इससे पहली सीट पर W कहीं भी पॉसिबल नहीं, तो इस सीट पर R फिक्स हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग इस सीट पर U फिक्स हो जाएगा। और U के इमीडिएट में W को रखना था, U के इमीडिएट एक सीट यहां मिल रही है, यहां W को रख लेंगे। अब देखिए W के लेफ्ट साइड U बताया गया था, तो इसका मतलब यहां W की फेसिंग नॉर्थ लेंगे तो लेफ्ट साइड U आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाली कंडीशन में भी सेम थिंग होगा कि P का नेबर W नहीं, यानी W को हम यहां प्लेस नहीं कर सकते, तो U का नेबर W को बनना चाहिए। U और W नेबर्स हैं, इसका मतलब U को हम यहां नहीं रख सकते क्योंकि W इसका नेबर पॉसिबल नहीं है। तो यहां आ जाएगा R और यहां आ जाएगा U, और अगर U यहां आ जाएगा तो इमीडिएट में W आ जाएगा और W की फेसिंग साउथ लेनी होगी, सो दैट W के लेफ्ट साइड, क्योंकि एरो लेफ्ट का लगाया है, W के लेफ्ट साइड कौन आ जाएगा? U आ जाएगा। ठीक है, ये हमने प्लेस कर लिया। अब देखिए R के सेकंड राइट में V को भी आना चाहिए। अब देखो R की फेसिंग अगर नीचे वाले केस में नॉर्थ लेंगे तो सेकंड राइट में V नहीं आएगा, तो इसका मतलब R की फेसिंग साउथ ले लेते हैं, सेकंड राइट में V आ जाएगा। जी बिल्कुल आ जाएगा। ऊपर की केस में देखो अगर हम R की फेसिंग नॉर्थ लें तो सेकंड राइट में V आना चाहिए, R के सेकंड राइट में V, तो देखो R के सेकंड राइट में V, तो R के सेकंड राइट में V आ गया। ठीक है, अब देखिए अब बच कौन रहा है? T। इनमें से बचा कौन? T। और अगर T बचा तो आखिरी सीट पर दोनों जगह T को रख देना है और T की फेसिंग हो जानी चाहिए नॉर्थ, T की फेसिंग हो जानी चाहिए नॉर्थ। ठीक है, अब देखिए ये इंफॉर्मेशन भी हमने रख लिया। आगे की चीजों को देखिए, हमें पता है W और V की फेसिंग सेम आनी चाहिए, तो W की फेसिंग नॉर्थ आई है ऊपर वाले केस में तो V की फेसिंग भी नॉर्थ होगी। यहां W की फेसिंग साउथ आई है तो V की फेसिंग साउथ होगी। ठीक है, और W V की फेसिंग S के ऑपोजिट होनी चाहिए, यानी अगर W की साउथ है तो S की नॉर्थ, और यहां अगर W की नॉर्थ है तो S की साउथ। ठीक है, ये भी प्लेस कर लिया। अब देखो बोला ये गया कि S के जो नेबर्स होंगे उनकी फेसिंग सेम होनी चाहिए। ऊपर वाली केस में S के नेबर V और U हैं, यानी इनकी फेसिंग सेम होनी चाहिए, तो अगर V की नॉर्थ है तो U की नॉर्थ कर लेंगे, है ना। और नीचे वाली केस में देखो V की साउथ है तो U की साउथ कर लेंगे। और एक स्टेटमेंट ये है कि R के जो नेबर्स होंगे इनकी फेसिंग आपस में ऑपोजिट होनी चाहिए। अब ऊपर वाली केस में देखो R के नेबर्स है T और Q, इनकी फेसिंग देखो एक की नॉर्थ है और एक की साउथ, ऑपोजिट है। लेकिन नीचे वाले केस के अकॉर्डिंग देखो Q की फेसिंग भी नॉर्थ आ गई है और T की फेसिंग भी नॉर्थ आ गई है, यहां तो दोनों की फेसिंग सेम आ गई है। हमें ऑपोजिट चाहिए था, यानी ऊपर वाला कंडीशन सही है और नीचे वाला कंडीशन गलत है। तो दो पॉसिबिलिटीज जा रही थी और इस इंफॉर्मेशन पर आकर वो लैंड करती है लास्ट में, और यहां हमें पता चलता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ओके मंथ बेस्ड पजल है, इसे भी देख लेते हैं। मंथ बेस्ड पजल देखिएगा जरा, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 बोला गया 8 persons PQRSTUVW were born in 4 different months, January, February, March, April of the same year. Each of them was born on 2 different dates, 15th and 28th of the same month, but not necessarily in the same order. तो यहां देखिए, यहां हमें मंथ की डेट मेंशन्ड है। अगर हम इसके हिसाब से काम करें तो यहां हम इसे 3 पार्ट में फिलहाल डिवाइड कर ले रहे हैं। पहला है मंथ का पार्ट, और यहां उस मंथ की डेट पर काम करेंगे, और ये हो गया पर्सन का नेम। तो हमें 4 अलग अलग मंथ के 2-2 डेट्स दिए गए। और मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। देखिए जब भी मंथ नोट कीजिएगा तो यहां पर एक चीज जरूर नोट कीजिएगा
क्योंकि डेज बेस्ड क्वेश्चन में कभी कभी मंथ के डेज मेंशन हो जाते हैं कि 31 डेज वाले मंथ या 29 डे वाले मंथ ये मेंशन होते हैं, इसलिए ना हम इसके नंबर ऑफ डेज, इस मंथ में कितने डेज होते हैं वो जरूर नोट कर लेते हैं। अब यहां पर हमें हर मंथ की 2 डेट की इंफॉर्मेशन दी गई है, एक 15th और दूसरी है 28th। तो 15th एंड 28th इन 2 डेज के बारे में हमें बताया गया, 15 और 28। अब देखिए जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई है, पहला पॉइंट है वी वॉज बॉर्न इन अ मंथ हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेज। तो इन चारों में सबसे कम दिन चूंकि फरवरी में है, इसका मतलब वी जो है कहीं ना कहीं वी फरवरी में इसका बर्थडे है, या तो 15 तारीख को हो या 28 तारीख को, या तो 15 को हो या 28 को। 3 persons were born between V and U। V और U के बीच 3 जने का जन्म है, यानी V से U की पोजीशन हो जाएगी 4th। तो V से 4th प्लेस पर U, अगर V यहां है तो 4th ऊपर तो जा नहीं सकते, यानी नीचे ही जाएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो एक पॉसिबिलिटी V और U की ये हो सकती है। अगर V यहां है तो 1st, 2nd, 3rd, 4th एक पॉसिबिलिटी V और U की ये हो सकती है। तो फिलहाल हमारे पास V और U की 2 पॉसिबिलिटीज हैं, हम एक एक करके दोनों को चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग केस नंबर 1 देखते हैं। अगर ये गलत हुआ तो फिर हम केस नंबर 2 यानी V और U को यहां रख के देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब V यहां फिक्स किया है, फिलहाल U यहां फिक्स किया है, ठीक है। अगर गलत हुआ तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ले लेंगे। नेक्स्ट क्या है, S was born before V but not in a same month। तो S का बर्थ V से पहले है और सेम मंथ में नहीं। तो अगर V फरवरी में है तो S जनवरी के डेट्स में होगा। अब अगर S जनवरी के डेज में होगा तो 2 डेट आ रहे हैं जनवरी में, या तो 15 जनवरी हो या 28 जनवरी हो, ठीक है। अब देखिए अगली इंफॉर्मेशन क्या है, 5 persons were born between Q and R who was born after Q। तो बोला गया Q और R के बीच 5 पर्सन हैं, 1 2 3 4 5, और R जो है वो Q के बाद बॉर्न करता है, यानी Q से 6 प्लेस नीचे R होगा। अगर हम इस पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग Q से 6 प्लेस नीचे R को रखें तो देखिए केस 1, अगर हम Q को यहां रखें तो इससे 6 प्लेस पर R, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th R नहीं आ सकता क्योंकि 6 प्लेस पर U है। तो हमें इसे एक प्लेस नीचे रखना होगा और इससे 6 प्लेस 1 2 3 4 5 6, तो यहां आ जाएगा R। इसके नीचे U रखेंगे, Q रखेंगे तो इसके 6 प्लेस पर R पॉसिबल नहीं। तो Q और R फिलहाल इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इन 2 डेट्स पर आ जाएंगे। अब चूंकि S को कहीं ना कहीं जनवरी में आना था, अब 28 जनवरी को आ नहीं सकता, तो S आ जाएगा 15 जनवरी पर। तो फिलहाल S, Q, V, U और R फिक्स हो गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, T was born before W and both of them were born on same date। W से पहले T आएगा और दोनों की डेट सेम होनी चाहिए। तो सेम डेट वाले 2 वेकेंट सीट्स केवल यही प्लेसेस खाली हैं, 28 फरवरी और 28 मार्च। तो W was born before, T was born before W, तो पहले T और फिर आ जाएगा W, और लास्ट जो पर्सन बचा वो यहां आ जाएगा, और लास्ट कौन बचा है, P। तो इस स्पॉट पर किसे रख लेंगे, P को। और देखिए P के बारे में बोला भी गया है, P was not born on even number date। तो P इवन नंबर डेट पर नहीं है, देखिए ऑड नंबर डेट पर है, 28 इवन है और 15 ऑड है, तो ऑड नंबर डेट पर P आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे आपको बोल दिया जाएगा P was born on या V was born on which date, या V's बर्थडे इज ऑन which date। तो आर आंसर होगा V का बर्थडे कौन सी डेट पर आ गया, 15 फरवरी। तो हम आंसर कर लेंगे 15 फरवरी। फिर अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी पर्सन्स आर बॉर्न बिटवीन T एंड R, T और R के बीच कितने पर्सन ने बॉर्न किया, तो T और R के बीच 1 2 3 पर्सन ने बॉर्न किया। अगर यही सवाल पूछ लिया जाए दैट who are the persons who born on the date 15th of every month, तो कौन कौन से ऐसे हैं जो 15 तारीख को जिनका जन्म हुआ।
तो वैसे केस में हम आंसर करेंगे 15 जनवरी S, 15 जनवरी V, 15 फरवरी V, 15 मार्च P और 15 अप्रैल U। तो 15 तारीख को किनका किनका बर्थ हुआ है? तो S, V, P एंड U। तो इस तरह के लगभग 5 क्वेश्चन आपको यहां पर पूछे गए थे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग का कोड दे दिया गया, KILAFASO। फिर सेकंड मिला है कलर विच, और इसका कोड आपको गिवन है ROKI। थर्ड इज फॉलोइंग रेड अनलेस, फॉलोइंग रेड अनलेस। और ये है LAPEJO। and last is the unless white। PESONE। चलिए, अब यहां हमें सारे वर्ड का कोड बताना है, ठीक है। तो वर्ड का कोड निकालते हैं जरा। देखिए, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, दोनों में एक कॉमन वर्ड मिल रहा है विच। तो अगर वर्ड कॉमन होगा तो इसका कोड भी कॉमन होगा। इन दोनों में कॉमन कोड इज की। तो हम लोग कह सकते हैं विच का कोड क्या हो गया? की। तो विच का कोड आ गया की। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कीजिए तो एक वर्ड मिलेगा फॉलोइंग, तो इनके बीच भी कोड एक कॉमन होना चाहिए। देखो LA, तो फॉलोइंग के लिए आप कह सकते हैं LA, ठीक है। फर्स्ट एंड फोर्थ को आप कंपेयर करें तो इनके बीच देखो द, तो इनमें भी कोड कोई कॉमन होगा। देखो SO, तो हम द का कोड कह सकते हैं SO, ठीक है। अब देखिए, सेकंड और थर्ड में अब कोई कॉमन नहीं, सेकंड और फोर्थ में भी कॉमन नहीं, जरूरत भी नहीं। थर्ड एंड फोर्थ में देखिए एक और कॉमन है, दैट इज अनलेस। यहां भी है और अनलेस यहां भी है, तो ये आ गया अनलेस। और अनलेस के लिए दोनों में कोड कॉमन होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ भी PE है और यहाँ भी PE है, तो अनलेस का कोड आ जाएगा PE। अब देखिए सेंटेंसेस में बचे कौन कौन से वर्ड। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में बचा ऑफ, तो जाहिर सी बात है इसके लिए कोड एक ही बचा है फा। सेकंड में एक बचा कलर, तो कलर का कोड RO। थर्ड में एक बचा रेड, रेड का कोड JO। फोर्थ में एक बचा वाइट, और वाइट का कोड NE। तो ये हमारे सारे वर्ड्स के कोड आ गए। अब आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे बोला गया विच फॉलोइंग रेड, विच इज द कोड फॉर विच फॉलोइंग रेड, तो विच फॉलोइंग एंड रेड, तो KILAJO जहां दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी, KIJOLA। तो इस तरीके से यहां कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन ये मिल गया, द का कोड क्या होगा, तो द का कोड क्या होगा, तो SO, कंफर्म, ओनली SO, ठीक है। कलर का कोड क्या होगा, तो सिमिलरली कलर का कोड RO। तो अब हमें बस क्वेश्चन को का आंसर पिक करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 to 25। ये इनइक्वालिटी का है, ठीक है। देखो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन जो है, अगर सिंपल इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आ गए हैं तो वो देखकर भी सॉल्व हो जाते हैं, यानी पेन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं होती ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी के खासकर। अब देखिए यहां क्वेश्चन आपको जो मिल रहा है, A इज ग्रेटर देन B, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू C, इज ग्रेटर और इक्वल्स टू D, लेस देन E, D इक्वल्स टू M, ग्रेटर देन O। अब देखो पहला ऑप्शन है E इज ग्रेटर देन O, पहला कंक्लूजन। सेकेंड कंक्लूजन जो मिला,
दैट इज ए इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डी। वेरीफाई कीजिएगा। तो सबसे पहले ई से ओ पर आएंगे, तो ई टू डी एंड डी टू ओ, जाहिर सी बात है ये साइन रिवर्स कर लें तो सारे साइन ग्रेटर देन ग्रुप के, ग्रेटर प्रेजेंट है तो ग्रेटर ही ट्रू होगा, तो यहाँ ग्रेटर मेंशन्ड है, ये ट्रू हो गया। अब ए टू डी चेक करना है, ए टू डी चेक करें तो इनके बीच ग्रेटर प्रेजेंट है, ग्रेटर आना चाहिए था, नहीं है, यानी ये फॉल्स हो गया। तो हमारे इसका आंसर होगा ओनली वन इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, x is greater than y less than z less than o greater p, और इसका कोड आपको मिल गया, सॉरी इसके लिए कंक्लूजन आपको मिल गया o is greater than y and second conclusion is x is greater than p, x is greater than p। एक बार जरा चेक कीजिएगा फटाफट इसे। तो देखिए काम बड़ा आसान है, ओ टू वाई जाना है, ओ टू वाई आएंगे, साइन रिवर्स हो जाएगा तो ग्रेटर, ग्रेटर ट्रू हो जाएगा, जाहिर सी बात है ग्रेटर प्रेजेंट है, ट्रू है। एक्स टू पी जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, एक्स से पी की ओर अगर जाएंगे तो दो अलग अलग ग्रुप के साइन आ गए, कैन नॉट डिटरमाइन, यानी इसका आंसर भी हम करेंगे ओनली वन, इसका आंसर भी करेंगे ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 23 is L is less than M is less than T, smaller or equal Q, smaller R, greater S, or Q is greater than P। Conclusion first, P is less than S, and second conclusion is P is greater or equals to S। तो अब हमें P से जाना है S पर, तो P से पहले आएंगे Q और Q से S। जैसे ही Q से S जाएंगे आपको दोनों ग्रुप के साइन दिख रहे हैं। द मोमेंट दोनों ग्रुप के साइन दिख रहे हैं यानी इन दोनों में से किसी की कंफर्मेशन नहीं, यानी दोनों का आंसर करना होगा कैन नॉट डिटरमाइन। अब चूंकि दोनों का आंसर कैन नॉट डिटरमाइन हुआ है और इनके बीच स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल तीनों रिलेशंस बन रहे हैं, इनके बीच स्मॉलर, ग्रेटर, इक्वल तीनों रिलेशंस बन रहे हैं, यानी इनके बीच अप्लाई होगा ईदर एंड और। तो इनके बीच आंसर करेंगे ईदर एंड और। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार पढ़ते हैं, जरा इसे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बोला गया है, इन दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स इज शोन in the statement, the statements are followed by conclusion, study the conclusion based on and select the appropriate। यही काम करना है। ठीक है, तो देखो m is greater than a स्टेटमेंट है, m is greater than a। क्वेश्चन 24, m is greater than a, greater or equals b, equal to q, smaller or equals p, less than j, less than y, और सेकेंड स्टेटमेंट है z is greater than a, z is greater or equals a, greater than x। जैसे ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है और इस पर कंक्लूजन हमें मिला z is equals to q और सेकंड है z is greater than q। तो हमें z और q के बीच का रिलेशन चाहिए।
हमने z और q देखा कहाँ कहाँ पर, तो दो अलग अलग स्टेटमेंट में, दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट a है, तो हम पहले z से आएंगे a और a से आएंगे q। इनके बीच ये तीन साइंस मिल रहे हैं जिसमें ग्रेटर प्रेजेंट नहीं है, तो ग्रेटर और इक्वल प्रेजेंट है, और अगर ग्रेटर और इक्वल प्रेजेंट है यानी कि रिलेशन बनना चाहिए z इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू a। अब यहाँ हमने देखा z इज इक्वल्स टू a, और यहाँ देख रहे हैं z इज ग्रेटर दैन q, z इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू q, z इज इक्वल्स टू q, z इज ग्रेटर दैन q, यानी दोनों के बीच इधर और लगा देंगे, हमारा ये साइन बनकर तैयार हो जाएगा। यानी इसका आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड, ईदर फर्स्ट और सेकंड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। अगेन 25 में हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, एक्सप्रेशन गिवन है, m इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू k, k इज लेस देन t इक्वल्स टू q, और हमें वेरीफाई करना है विच ऑफ द कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। ये 5 ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है q इज लेस देन k, सेकेंड ऑप्शन है m इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू t, थर्ड ऑप्शन है k इज लेस देन q, फोर्थ ऑप्शन है t इज इक्वल्स टू m, एंड द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इन में से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, हमें ट्रू कंक्लूजन आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए ट्रू कंक्लूजन कौन सा है ये फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले चेक किया q टू k, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी q इज ग्रेटर दैन k, यहाँ स्मॉलर है, ये फॉल्स हो गया। m से t जाना है, m और t के बीच दो अलग अलग ग्रुप के साइन आ गए, यानी ये भी ट्रू नहीं है, कैन नॉट डिटरमाइन का केस है। k इज लेस देन q, यस k इज लेस देन q, ये ट्रू है, तो हमें ट्रू ढूंढना था, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26, 26वें क्वेश्चन को देखते हैं। 26वां क्वेश्चन जो है वो पेयर फॉर्मेशन से है, जहां आपको मेंशन होता है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर ईच ऑफ विच, और नंबर गिवन क्या है 361 938 361 938 479 479। ये एक सीक्वेंस मिला और हमें बताना है असेंडिंग न्यूमेरिक सीरीज में इक्वल गैप, जितना गैप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर इनके बीच आए, सेम उतना ही गैप आपको यहाँ भी नज़र आ रहा हो। ऐसे कितने पेयर्स फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। यानी पहला नंबर 3 है, तो 3 से काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7 8, तो देखो 3 से 8 का एक पेयर बन रहा है 9, ठीक है। इसी तरह 6 से देखो 6 7 8 9, नहीं। 1 से देखिए 1 2 3, 1 से 3 का एक पेयर बन गया, 4 5 6 7, और किसी से पेयर नहीं। 9 चूंकि डिजिट का मैक्सिमम, सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो 9 के आगे कोई डिजिट नहीं आती, तो 3 पर आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ हमें 2 पेयर्स बनते हुए मिले, इन पेयर्स को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पेयर्स। तो 2 मिल गए फॉरवर्ड के। अब इसी तरह बैकवर्ड के पेयर्स निकालेंगे, तो ये 9 है, लार्जेस्ट डिजिट है, काउंट करने की जरूरत नहीं। 7 8 9 नहीं बना, 4 5 6 7 8 9 नहीं बना, 8 एंड 9 नहीं बना, 3 4 5 6, देखिए इस 3 से 6 का एक पेयर बन रहा है, एंड 7 9, फिर यहाँ से देखो 1 2 3, तो एक 1 और 3 का पेयर बन रहा है, यानी यहाँ भी 2 पेयर तो बन गए। तो 2 फॉरवर्ड और 2 बैकवर्ड, यानी टोटल पेयर बन गए हैं 4। अब हम ऑप्शन देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन मोर देन 3। चूंकि 4 है तो हमारा आंसर होगा 4th, मोर देन 3। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन ऑफ ब्लड रिलेशन। यहां पे क्या बताया गया, 8 मेंबर्स
8 members M, N, O, P, Q, R, S and T of a family consisting of 3 generations, M is married to N. ओके, M की शादी हमें बता दी गई है N से, तो M की शादी करा दी हमने N से. M is married to N, who is father-in-law of S. Means N is father-in-law of S. यानी S ने जिससे शादी की उसका फादर है N. अगर N मेल है तो चूंकि N is married to M, M फीमेल हो जाएगी. Q has a nephew who is not the son of T. ओके, Q का एक नेफ्यू है, Q का एक नेफ्यू है और ये नेफ्यू T का सन नहीं है, यानी इसके पेरेंट में से T नहीं होगा. ठीक है, नेफ्यू मतलब ब्रदर और सिस्टर्स सन. ठीक है, तो Q का एक नेफ्यू है लेकिन वो T का सन नहीं है. द स्पाउस ऑफ S इज नॉट द ब्रदर ऑफ P. ओके, जो S का स्पाउस है यानी इसकी बात हो रही है, इस पर्सन की. अभी हमें पता नहीं यहाँ कौन है तो हमने पुट कर लिया, ये मान लीजिए अभी X है, बाद में देखा जाएगा कौन है. ये X जो है ये P का ब्रदर नहीं है, P का ब्रदर नहीं है. सिस्टर हो सकती है या कोई और रिलेशन हो सकता है, P का ब्रदर नहीं है. नेक्स्ट, हु इज द सन ऑफ N. मीन्स P इज द सन ऑफ N. तो N का सन है कौन? P. अब चूंकि N का सन है P, अब यहां से समझोगे इस बात को, और N का एक चाइल्ड X भी है. अब ये X जो है P का ब्रदर नहीं हो सकता. अगर ये X P का ब्रदर नहीं हो सकता तो X को P की सिस्टर होना पड़ेगा. X को P की सिस्टर होना पड़ेगा. P का ब्रदर नहीं है, केवल यही तो बोला गया है ना. क्लियर है ना. तो P सन है और ये डॉटर हो गई N की. अब चूंकि इसकी शादी S से हुई है तो S का जेंडर भी मेल होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया. S एंड P आर नॉट मैरिड टू ईच अदर. ओके, S और P की शादी भी आपस में नहीं हुई है, इसका मतलब S की P की सिस्टर से ही शादी हुई है, ये कंफर्म हो गया. अच्छा, नेक्स्ट क्या है. R इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ M एंड M. R इज द ओनली ग्रैंड सन ऑफ M. M का इकलौता पोता R है, यानी M से 2 जनरेशन नीचे R, पोता या नाती होगा. ठीक है, एंड बोथ M एंड R डोंट हैव एनी सिबलिंग. बट बोथ M एंड R डोंट हैव एनी सिबलिंग. तो M और R इनके सिबलिंग्स नहीं है, यानी ना ही M का कोई भाई बहन है ना ही R का कोई भाई बहन है, ये सिंगल है. ठीक है, नेक्स्ट, ओनली अ मैरिड कपल कैन हैव अ चाइल्ड एंड एवरी मैरिड कपल हैज अ चाइल्ड. तो जो मैरिड कपल होंगे उन्हीं के चाइल्ड हो सकते हैं. अब मैरिड कपल हैं जैसे ये, तो इनका चाइल्ड तो होगा ही होगा. ठीक है, Q एंड M डज नॉट बिलोंग टू द सेम जनरेशन. तो M की जनरेशन में Q नहीं है. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में Q नहीं है, ये हम बोल सकते हैं. O हु इज मैरिड इज नॉट द मदर ऑफ T. O मैरिड तो है लेकिन T की मदर नहीं है. O मैरिड है लेकिन T की मदर नहीं है, तो इसको अलग से नोट कर लीजिए. O इज मैरिड लेकिन ये T की मदर नहीं है, T की मदर नहीं है. फादर हो सकता है, कोई और रिलेशन हो सकता है. ठीक है, ओके. नाउ P एंड Q आर नॉट मैरिड टू ईच अदर. ओके, P और Q की शादी आपस में नहीं हुई, और अगर P और Q की शादी नहीं हुई, P की शादी Q से नहीं हुई, तो अगर हम P की शादी O से करा दें तो देखिए क्या बनेगा. P की शादी हमने O से करा दी. ठीक है, क्लियर. अब बचा Q का एक नेफ्यू है, Q को हमने यहां पुट किया. अब ये बोला गया था एवरी मैरिड कपल हैज अ चाइल्ड, तो P का एक चाइल्ड ये नेफ्यू हो जाएगा. ठीक है, P का एक चाइल्ड नेफ्यू हो जाएगा. ठीक है, और चूंकि और यही बताया गया था कि M का केवल एक ही ग्रैंड सन है, यानी M से 2 जनरेशन नीचे केवल एक ही मेल हो सकता है. तो अगर ये मेल हो गया तो ये ग्रैंड सन हो गया, यानी ग्रैंड सन R हो गया, तो इसको ग्रैंड डॉटर होना पड़ेगा, वरना M के 2 ग्रैंड सन हो जाएंगे. इसलिए ये मेल नहीं हो सकता, तो इसको क्या करना होगा, फीमेल. अब देखिए 2, 2 4, 2 6 और 2 8, एक बचा है कौन, T. तो हमने T को यहां पुट कर दिया. अब देखिए Q हैज अ नेफ्यू, तो Q का एक नेफ्यू है, बिल्कुल है. P की
जो है सिस्टर हो गई Q, ये भी सेटल हो गया। O जो है वो T की मदर नहीं है, R की मदर है, ये भी सेट हो गया। और M का ग्रैंडसन कौन है? R, तो M का ग्रैंडसन देखिए, M के सन और सन का सन R हो गया। ये हमारा फैमिली ट्री बनकर तैयार होता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है? हाउ इज O रिलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू T। तो T के रेस्पेक्ट में O का रिलेशन क्या है? T के रेस्पेक्ट में O, तो O बेसिकली क्या हो जाएगी? मैटरनल आंट। क्या हो जाएंगी? मैटरनल आंट, यानी C। ऑप्शन सी आंट लिखा हुआ मिल रहा है, हम कंसिडर करेंगे C। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन N एंड S। N और S के बीच क्या रिलेशन है? तो जाहिर सी बात है फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं N इज फादर इन लॉ ऑफ S या S इज सन इन लॉ ऑफ N, ठीक है। N इज फादर इन लॉ ऑफ S, ऑप्शन डी मिल रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा। और 29th क्वेश्चन है, हाउ इज O रिलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू T। O का रिलेशन T के रेस्पेक्ट में हमने बात कर लिया है, आंट है, ठीक है। फैमिली ट्री बन जाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज S रिलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू N। S का रिलेशन किससे? N से, ये हमने आंसर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है पजल, एज बेस्ड पजल का। तो चलिए एज बेस्ड पजल, इसे कैसे अप्रोच करेंगे ये देखते हैं जरा। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया, देर आर 7 पीपल PQRSTUV, 7 जने हैं। कंसिडर दैट दे वर बॉर्न ऑन द सेम डेट एंड सेम मंथ बट ऑन डिफरेंट ईयर्स। ईयर्स मेंशन है 1949, 1956, 1961, 1965, 1977, 1982 and 1984, सॉरी 1990, ओके, ठीक है। तो अब इनके रेस्पेक्ट में रेफरेंस ईयर हमें मेंशन है 2017 के रेफरेंस में इनकी एज निकालनी है। 2017 के रेस्पेक्ट में इनकी एज, ये आगे मेंशन है। बोला गया क्या, देखिए, कैलकुलेशन शुड बी डन विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2017। 2017 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 27 साल का, ये इससे 8 साल बड़ा यानी 35 साल का। अगर इससे देखिएगा ये 5 साल बड़ा यानी ये 40 का। इससे देखिए 12 साल बड़ा 52, इससे 4 साल बड़ा 56, इससे 5 साल बड़ा 61 और इससे 7 साल बड़ा यानी 68। ये आ गई सभी की एज। अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ T एंड S इज मोर देन 8 ईयर बट लेस देन 13 ईयर। तो T और S के बीच जो एज का डिफरेंस है वो एज का डिफरेंस 8 साल से ज़्यादा और 13 साल से कम यानी 9 और 12 वर्षों के बीच का है। 9 और 12 वर्षों के बीच का है। R was born on odd year but not on 1965। ऑड ईयर में R का बर्थ है लेकिन 65 में नहीं है, तो हमारे पास इसके अलावा ऑड क्या क्या बच रहा है। एक ऑड बच रहा है 1949, एक ऑड बच रहा है 1961, एक ऑड बच रहा है 1977। तो R के आने की अभी ये 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं, ठीक है। बाकी सारे इवन ईयर्स हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, Q इज ओल्डर देन V। Q जो है वो V से ओल्डर है, यानी V से ऊपर कहीं ना कहीं Q को आना है। V से ऊपर कहीं ना कहीं कौन आएगा, Q आएगा। कितने ऊपर आएगा ये नहीं मेंशन। R's एज इज ग्रेटर देन 40। R की एज 40 से ज्यादा है, यानी 40 के बराबर नहीं, यानी ये पॉसिबिलिटी भी R की खत्म हो गई। तो अब R की केवल 2 पॉसिबल कंडीशंस बच रही, 68 एंड 56, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन T एंड S।
टी और एस के बीच केवल एक ही पर्सन है, यानी इनकी पोजीशन सेकंड होगी। तो अब देखिए यहां हमें दो फैक्ट्स मिल गए। पहला फैक्ट कि इनके बीच का एज का डिफरेंस 9 से 12 आएगा और इनकी म्यूचुअल पोजीशन रेस्पेक्टिव पोजीशन सेकंड होगी। तो जरा ये देखते हैं कि इनके बीच 12 साल 9 से 12 साल के बीच का अंतर होगा, 9 से 12 तक, और इनकी पोजीशन सेकंड होनी चाहिए। अब जैसे देखो ये 68 और इस सेकंड प्लेस वाला ये आ जाएगा ना, 68 से सेकंड प्लेस 56, तो 68 और 56 में देखिए एग्जैक्ट 12 साल का अंतर है। यानी एक कॉम्बिनेशन टी और एस का ये हो सकता है कि टी और एस में से एक को यहां बिठाएंगे तो दूसरा यहां आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है ना, 68 और 56 की। इसी तरह देखिए क्या कोई सेकंड पॉसिबिलिटी बन सकती है, यानी एक दूसरे से सेकंड प्लेस पर आना चाहिए और 9 से 12 तक के बीच का एज डिफरेंस हो। अब जैसे 61 एंड 52 इन दोनों के बीच भी देखिए एक को छोड़कर आ रहे हैं, तो इनके बीच भी 12 साल का अंतर है। यस है, तो टी और एस की एक पॉसिबिलिटी 12 साल के अंदर का अंतर है ना, तो टी और एस में से एक यहाँ तो दूसरा यहाँ हो सकता है। इसके नीचे से अगर देखें 56 और 40 में 16 साल का फर्क हो जाएगा, 52 और 35 में भी ज़्यादा फर्क है, 40 और 27 में भी 13 साल का अंतर है। तो 9 से 12 साल का डिफरेंस और इनके बीच एक पर्सन, ये दोनों कंडीशन केवल दो पॉसिबिलिटीज दे रहे हैं, या तो ये दोनों हो टी और एस की पोजीशन, या फिर टी और एस की पोजीशन ये वाली हो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है इसे देखते हैं जरा। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दिया गया, यू वॉज बॉर्न आफ्टर 1965, 65 के बाद यू का जन्म है, यानी यू इनमें से किसी तीन में से एक जगह होगा। और नेक्स्ट क्या बोला गया, बट नॉट ऑन 1990, 1990 में यू का नहीं, यानी अब यू की पॉसिबिलिटी केवल दो बच रही है, या तो 1977 की या 1982 की। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया टोटल एज ऑफ यू एंड पी इज 96 ईयर। तो ये मेंशन है यू प्लस पी बराबर 96 है। अब देखो यू की दो एज आ सकती है, या तो 40 या 35। अब अगर यू की एज 40 होगी तो पी की एज 96 माइनस 40 यानी 56। आप चेक कीजिएगा अवेलेबल है 56 की वैल्यू, यस है। और अगर यू की एज 35, तो अगर यू की एज 35 है तो 96 में से 35 माइनस कर ले, 61 हो जाएगा पी का एज। क्या 61 की वैल्यू भी अवेलेबल है? यानी फिलहाल हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, हम यहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, दोनों की पॉसिबिलिटी एक एक करके चेक की जाए। अब देखो अगर 40 और 56 का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो यू की एज 40 ले लें तो पी की एज 56 लेनी होगी। ठीक है, जैसे ही पी यहां पर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग आर अब यहां नहीं आ सकता, तो अब आर के लिए केवल एक ही पॉसिबल एज बच रही है, दैट इज 68। बाकी सारी पॉसिबिलिटी आर की खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब टी और एस की पोजीशन भी तो सेकंड आनी चाहिए। अब टी और एस की ये दो पॉसिबिलिटी तो खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ एक पर आर आ गया, दूसरे पर पी आ गया। इसका मतलब टी या एस में से कोई एक यहां होगा और दूसरा यहां होगा। ठीक है, तो ये भी हमने पुट कर लिया। अब बच्चे क्यू और वी, जिसमें से क्यू बड़ा है वी से, ये मेंशन्ड है, तो क्यू और वी को भी हमने प्लेस कर लिया। हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस गिवन है हमें उनका आंसर करना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सीक्वेंस से रिलेटेड है। कुछ वर्ड्स गिवन हैं और उन वर्ड्स में देखिए कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है और उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहां देखिए, यहां हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, टब, TUB, हब, मग, पार, फॉर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल द वर्ड इज चेंज टू इट्स नेक्स्ट लेटर, यानी सक्सीडिंग लेटर, जो पहले लेटर्स हैं उनके सक्सीडिंग यानी उनके नेक्स्ट लेटर को नोट कर लेना है। तो टी का नेक्स्ट आता है यू, एच का नेक्स्ट आता है आई, एम का नेक्स्ट आता है एन, पी का नेक्स्ट आता है क्यू, एफ का नेक्स्ट आता है जी। तो ये करने के लिए बोला गया। देन हाउ मेनी वर्ड्स विल हैव मोर देन वन वॉवेल। तो ऐसे कितने वर्ड्स हैं जिनमें एक से ज्यादा वॉवेल हो जाएंगे। देखो जैसे इसमें दो वॉवेल हो गए, इसमें भी दो वॉवेल हो गए,
इसमें केवल एक ही वॉवेल रह गया, इसमें एक ही वॉवेल रह गया, और फॉर में भी एक ही वॉवेल रह गया। तो एक से ज्यादा वॉवेल किस में आ गया? मोर देन वन, दो वर्ड्स आ गए। तो हमारा आंसर होगा 2। ये है ऑप्शन 3 लिखा हुआ, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द लेटर्स इन ईच ऑफ द वर्ड्स आर अरेंज्ड अल्फाबेटिकली। ओके, ये बोला गया कि जितने भी वर्ड्स यहां मेंशन्ड है उनके अल्फाबेट को अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है, अल्फाबेटिकली अरेंज कर देना है। तो इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज कर दीजिएगा, तो ये बनेगा BTU, और ये देखिए BHU। इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें GMU, इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें APR, और इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो ये FOR। तो आपको इन्होंने अल्फाबेटिकली इनके लेटर्स को हमें अरेंज करना था। अब क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे कितने वर्ड्स हैं जो अनचेंज्ड रह गए? तो देखिए, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, लेकिन फॉर चेंज नहीं हुआ। तो कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी जो अनचेंज रह गए? तो हमारा आंसर होगा 1, दैट इज फॉर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके प्रीवियस ईयर आरआरबी के एग्जामिनेशन के। आई होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो आप काइंडली इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू फॉर लर्निंग। चलिए, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है। 7 फ्रेंड्स BDE GMP and Q live on different floors in a building but not necessarily in the same order. The ground floor is numbered 1 and the floor just above it is numbered 2 and so on till the topmost floor numbered 7. तो 7 लोग हैं, एक 7 फ्लोर बिल्डिंग में रह रहे हैं, हर एक फ्लोर पर एक पर्सन है। तो ये हमारे फ्लोर हो गए। फ्लोर की नंबरिंग टॉप टू बॉटम करेंगे, 7 to 1, 7 6 5 4 3 2 1, और ये रहे इनके नेम। अब देखिए, यहां पर बोला गया देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन B एंड Q। B और Q के बीच 2 पर्सन हैं, लेकिन ये नहीं मेंशन्ड है, यानी B से Q की पोजीशन अगर बात करें तो थर्ड हो जाएंगी, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि इनमें से अभी ऊपर कौन है और नीचे कौन है। नेक्स्ट बोला गया D लिव्स ऑन 5th फ्लोर। D का फ्लोर हमें दे दिया गया फ्लोर नंबर 5, तो यहां हमने रख दिया D को। B लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बिलो Q। ओके, ये मेंशन है, नॉट बिलो Q बट नॉट बिलो Q। तो B एक ऑड नंबर फ्लोर पे है, Q के नीचे नहीं है। Q के नीचे नहीं यानी Q के ऊपर होगा, और अगर Q के नीचे ऊपर के ऑड फ्लोर्स की बात करें तो इस चीज को समझना कि B जो है फ्लोर नंबर 5 पर नहीं हो सकता ऑड नंबर में, क्योंकि वहां ऑलरेडी D है। चूंकि Q के 3 फ्लोर ऊपर है, तो इसका मतलब Q को मिनिमम भी अगर फर्स्ट फ्लोर पर रखोगे तो B को कहीं ना कहीं 4th फ्लोर के ऊपर ही कहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके ठीक 3 फ्लोर ऊपर B को आना है मिनिमम, यानी 4th नंबर के ऊपर जो ऑड नंबर्स हैं उन्हीं में से किसी एक पर B होगा। तो यहां से हमारे पास B का फ्लोर फिक्स हो जाएगा फ्लोर नंबर 7। तो B को रख लेंगे हम फ्लोर नंबर 7 पर, और इससे 3 फ्लोर नीचे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी फ्लोर नंबर 4 पर आ जाएगा Q। नाउ नेक्स्ट, देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन E एंड P। E लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच P लिव्स। यानी P और E के बीच एक पर्सन है, और E के बीच अगर एक पर्सन है तो इसकी पोजीशन हो जानी है सेकंड। तो P से सेकंड फ्लोर ऊपर E आ जाएगा। तो केवल एक ही जगह ऐसी बच रही है जहां P को रखो और इसके सेकंड फ्लोर ऊपर E को रख सकते हैं। और लास्ट बोला गया G डज नॉट लिव ऑन अ फ्लोर अबव E। E के ऊपर कहीं G नहीं है, यानी E के नीचे कहीं G है। तो G को प्लेस करने के लिए केवल एक ही फ्लोर बच रहा है। अब जरा देखिएगा, B D Q E G P आ गया है, बचा है M। तो M का फ्लोर आ जाएगा 6th फ्लोर। आइए जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन लिव ऑन द फ्लोर अबव M। M के ऊपर कितने पर्सन है? हमारा आंसर होगा ओनली 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन Q एंड P। Q और P के बीच कितने पर्सन है? हमारा आंसर होगा 2।
क्वेश्चन नंबर 39 है, हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1? तो फर्स्ट फ्लोर पर कौन है? आंसर करेंगे पी। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर्स? तो इवन नंबर्ड फ्लोर पर है जी, क्यू एंड एम। तो एम, क्यू, जी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके आरआरबी के एग्जामिनेशन में, आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest notifications of the uploaded videos. So that's it for the day. Thank you very much for attending the session.